तो टॉपिक क्या है हमारा आज का टॉपिक है रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मतलब किसी झुके हुए तल पर किसी लुढ़कती हुई बॉडी की गति का अध्ययन हमें करना है। एक तरीके से इसके जड़ता गुण के पदों में हम न्यूटन की समीकरण भी लगाएंगे और देखेंगे कि अगर ये बॉडी कोई लुढ़क रही है तो इसका त्वरण क्या होता है, या एक्सेलरेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो घर्षण बल यहाँ पर लगा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर लगा है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इस बॉडी की जगह कोई दूसरी बॉडी बेलन लुढ़का दें, या रिंग यहाँ से लुढ़का दें, या डिस्क यहाँ से लुढ़का दें, या सॉलिड स्फीयर यहाँ से लुढ़का दें, या सिलेंडर यहाँ से लुढ़का दें, तब उनके जो एक्सेलरेशन है या त्वरण है वे कैसे कैसे बदलते हैं। या एक साथ ही 4-5 बॉडी अलग अलग आकृति की, ठोस गोला, बेलन, सिलेंडर जो जिसको हम बोलते हैं, रिंग, एक साथ लुढ़का दें तो कौन सी सबसे पहले नीचे पहुंचेगी। तो इसके लिए इसके त्वरण का हमें सूत्र की उत्पत्ति करनी होती है। अगर घर्षण बल पूछे तो घर्षण बल की उत्पत्ति करनी होती है। तो ये दो फॉर्मूले हमें इसमें ड्राइव करने हैं। चलिए पहले डायग्राम को समझ लेते हैं कि डायग्राम में क्या है। ये एक झुका हुआ तल है जिस पर एक स्फेयर, बॉडी कैसी है, ये गोल है, सॉलिड स्फेयर, एक ठोस, एक तरीके से ये बॉडी है, एक स्फेयर की तरह है, ठोस गोले की तरह है, जो इस प्लेन पर लुढ़क रही है, स्लिप नहीं कर रही है। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रही है बल्कि क्या कर रही है, लुढ़क रही है। स्लिप करके भी गति हो सकती है, बल्कि स्लिपिंग को हमने यहाँ पर जो है वो कैंसिल किया है कि वो फिसल नहीं रही है बल्कि लुढ़क रही है। तो ये लुढ़क रही है। अगर ये फिसल नहीं रही है तो किसकी वजह से नहीं फिसल रही है, क्योंकि इस पर एक घर्षण बल काम कर रहा है। अगर हम किसी सड़क पर चल रहे हैं, हमारा पैर नहीं फिसल रहा है, या हम अगर बाइक किसी सड़क पे हम ले जा रहे हैं, हमारी बाइक का पहिया सड़क पर नहीं फिसल रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है। जब फ्रिक्शन काम करना बंद कर देगा, समझ लो वहाँ फिसलना शुरू हो जाएंगे। तो ये फ्रिक्शन की ही मेहरबानी है कि हम लोग नहीं फिसलते। बारिश के समय में जो सड़कें चिकनी होती हैं, रास्ते चिकने हो जाते हैं, वहाँ पर फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है। तो ये बॉडी अगर लुढ़क रही है, फिसल नहीं रही है, तो ये घर्षण की वजह से, घर्षण बल की वजह से लुढ़क रही है। इस घर्षण बल ने इसको लुढ़काने में सहायता की है, फिसलने से बचाया है। और हमेशा जो घर्षण बल होता है, जो फ्रिक्शन होता है, वो उस बॉडी की गति के विपरीत लगता है। अगर गति नीचे को हो रही है तो फ्रिक्शन पीछे को काम करेगा, क्योंकि ये हमेशा गति का विरोध करता है, घर्षण बल जो होता है। अगर बॉडी को हम ऊपर को लुढ़काएं तो ये पीछे की तरफ को काम करेगा, क्योंकि बॉडी की गति आगे की तरफ को है। बॉडी आगे बढ़ रही है किसी v वेलोसिटी से, या इसमें त्वरण कुछ है, त्वरण भी इसमें a मान लिया, a त्वरण है इसका जो आगे को बढ़ रही है, तो फिर ये एक फ्रिक्शन बल इस पे ऊपर को काम करेगा। जो झुका हुआ तल है उसने क्षैतिज से थीटा कोण बनाया हुआ है। तो देखते हैं कि जो इसका भार mg नीचे को काम करता था, इस झुके हुए तल की वजह से, अगर ये जो गोला है ये झुके हुए तल पे ना होकर एक क्षैतिज तल पे रखा होता तो भार mg हमेशा नीचे को काम करता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे तल झुकता है, ये भार mg अपनी पहली वाली पोजीशन से थीटा एंगल बना लेता है। तो अब इस भार mg के दो कंपोनेंट यहाँ पर होते हैं, या हम कहें कि दो घटक यहाँ पर होते हैं, जिसको एक को कहते हैं क्षैतिज घटक, एक को कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड सेकंड इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको बोलते हैं जहाँ से वो थीटा बनाता है। तो ये वाला कंपोनेंट इसका कोस वाले के साथ आता है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट साइन के साथ आता है। तो mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। किसका? इसके साथ 90, इसमें और इसमें 90 का एंगल होता है यहाँ पर, तो इसलिए इसको वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर हम कहते हैं। तो अब इस पर हम देखते हैं कि इस प्लेन की भी एक रिएक्शन एन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को काम करती है। कहीं कहीं इसको आर से दिखा देते हैं, लेकिन आर हमने इस गोले की रेडियस मानी है तो हम इसको एन से दिखा रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन ये हमेशा तल के ऊपर को काम करती है। अगर ये चौक यहाँ पर रखी है तो इसका भार mg नीचे को काम कर रहा है, और जो ये मेरा हाथ है इसका एक जो रिएक्शन है वो आर ऊपर को काम करती है हमेशा।
तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को काम करेगी, बाहर mg अब इसको बैलेंस करेगा mg cos थीटा को, लेकिन बॉडी आगे को लुढ़क रही है तो किस बल के साथ लुढ़क रही है? mg sin थीटा के साथ। नेट बल क्या होगा? एक बल पीछे को भी काम कर रहा है, तो नेट बल क्या होगा? mg sin थीटा माइनस f। तो न्यूटन की समीकरण हम यहाँ पर लगाएंगे। मान लिया बॉडी लुढ़क रही है तो उसका एक्सेलरेशन a है। तो अगर इस पर हम देखें कि बॉडी पर टॉर्क कितना काम कर रहा है, बल आघूर्ण कितना काम कर रहा है, तो टॉर्क अगर देखे जाए तो टॉर्क को हम टाउ से दिखाते हैं, बल आघूर्ण इसको बोलते हैं। बल आघूर्ण हम पिछली क्लासों में समझ भी चुके हैं क्या होता है, बल गुना दूरी होता है, FR बोलते हैं, तो बल गुना दूरी। तो यहाँ पर बल कौन सा काम करेगा? टॉर्क एक तरीके से क्या काम करता है? बॉडी को घुमाने का काम करता है। यहाँ पर बॉडी को घुमाने का मतलब क्या है कि बॉडी लुढ़क रही है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो आगे बढ़ रहा है। तो ये लुढ़क किसकी वजह से रहा है? यानी कि इस पर टॉर्क एक F की वजह से लग रहा है, घर्षण बल की वजह से। तो यहाँ पर ये बल काम करेगा। अब इसकी लंबवत दूरी सेंटर ऑफ मास से वो इसकी रेडियस के बराबर होगी r, तो ये r यहाँ पर होगा। तो इतना टॉर्क इस पे काम करेगा, इतना बल आघूर्ण इस पे काम कर रहा है। एक इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक हमारे पास रिलेशन होता है टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध है। पिछली क्लासों में भी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन और यहाँ पर टॉर्क, इन दोनों को यहाँ भी टॉर्क बराबर रखेंगे तो देखेंगे क्या आएगा यहाँ पर FR बराबर आई एल्फा, या यहाँ से घर्षण बल आ गया आई एल्फा बराबर आई एल्फा अपॉन R। इक्वेशन इसको तीसरी मान लेते हैं। यहाँ पर एक रिलेशन और हमने पिछली क्लास में, इससे पिछली पहली या इस चैप्टर की दूसरी या तीसरी क्लास में डिस्कस किया था। A is equal to R alpha. This is the relation between linear acceleration and angular acceleration. रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध था, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। अल्फा यहां से कैलकुलेट करके यहां पर पुट कर सकते हैं। तो F यहां पर क्या आएगा? F इज इक्वल टू आएगा आई ए अपॉन यहां से R स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेशन 5 तो ये आ गया। अब हम इसमें यहाँ पर न्यूटन की इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमें कितना घर्षण बल काम कर रहा है वो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पदों में, उसके त्वरण के पदों में और उसकी त्रिज्या के पदों में गोले की निकाल लिया है कि इतना घर्षण बल उस बॉडी पर काम कर रहा है। तो इतना घर्षण, अगर हमसे यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर कोई पुट अप कर दे कि अगर कोई बॉडी किसी नस समतल पर लुढ़क रही है और उसका जड़ताघूर्ण इतना है, उसकी त्रिज्या इतनी है, उसका एक्सेलरेशन इतना है, तो बताइए घर्षण बल कितना काम करेगा? तो सीधा सीधा हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी कि लुढ़कती हुई बॉडी के साथ ये एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या है? देखिए कि जो हमारा फोर्स होता है F इज इक्वल टू ma होता है, ma, F बराबर ma। F क्या है? इस बॉडी पर जिस दिशा में गति हो रही है उस पर नेट बल क्या होगा? एक बल इधर को काम कर रहा है, एक बल इधर को काम कर रहा है, लेकिन बॉडी नीचे को लुढ़क रही है, मतलब ये बड़ा हो गया फोर्स, तो ये माइनस ये, तो नेट फोर्स ये हो गया। मीन्स mg साइन थीटा माइनस F बराबर ma। व्हाट इज m हियर? m इज द मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी लुढ़क रही है उसका मास। a एक्सेलरेशन, किस त्वरण के साथ वो लुढ़क रही है, और ये नेट फोर्स उस पर काम कर रहा है। ये वाला F हम इक्वेशन 5 से यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसमें। तो क्या आएगा? mg साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू
एम ए। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर त्वरण क्या होगा। इस इक्वेशन को थोड़ा हल करेंगे और ए की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पर त्वरण क्या होगा। ए क्या करें, इसको उधर ले जाएं, ए कॉमन ले लें, फिर जो बचेगा बटे में ले आएं उसको। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू आएगी वो ये आनी चाहिए, ए कॉमन ले लेते हैं, चलो, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, कैपिटल एम यहाँ पर बचेगा, प्लस में आई अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर आएगा, बराबर जी एम जी, सॉरी एम जी। ये यहाँ पर हमने स्मॉल एम जो पुट किया है, यहाँ पर भी स्मॉल एम ही रखेंगे क्योंकि ये वही बॉडी का मास है, अलग नहीं है, ठीक है। कैपिटल एम और स्मॉल एम अलग नहीं है, बाकी एक ही बॉडी का मास है ना ये, तो एम वही रहेगा। तो जो हम लेके चल रहे हैं उसी को रखते हैं यहाँ पर, ये एम और ये भी एम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर साइन थीटा, इसको नीचे ले आते हैं। और ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो नट समतल पे लुढ़क रही है, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस में आई अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इस वाले m को यहाँ से हटाएं, नीचे ले आएं, इसके बटे में आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी। जो बॉडी लुढ़क रही है ये उसके लिए त्वरण का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास थीटा पता चल जाए, जी तो हमें पता ही है 9.8 रखते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चल जाए, उसका मास पता चल जाए, उस बॉडी की रेडियस पता चल जाए, तो हम यहाँ से उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, त्वरण फाइंड कर सकते हैं कि उस बॉडी कितने एक्सेलरेशन के साथ वो आ रही है। अगर ये फॉर्मूला हम इक्वेशन 5 में पुट कर दें, जो ए की वैल्यू है इक्वेशन 5 में पुट कर दें, तो वहां से बता सकते हैं कि उस पर घर्षण बल कितना काम करेगा, F। सो F बराबर भी हम निकाल सकते हैं आई अपॉन आर स्क्वायर, ऐसी रहेगा, और ए की वैल्यू ये वाली सारी हम यहाँ रख सकते हैं, जी साइन थीटा अपॉन आई 1 प्लस में आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स के लुढ़कती हुई बॉडी पे कितना घर्षण बल काम करेगा, वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉडी को अलग अलग रख के देखते हैं कि पहले ठोस गोला रख देते हैं, फिर खोखला गोला या सिलेंडर रख देते हैं, रिंग रख देते हैं, ठीक है। देखते हैं कि उनके एक्सेलरेशन कैसे कैसे बदलते हैं। तो फॉर रिंग के लिए अगर हम यहाँ देखें कि रिंग के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो रिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट। इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट, वो एम आर स्क्वायर होता है। अगर m इज द मास ऑफ द रिंग, r उसकी रेडियस है, तो ये होगा उसका एम आर स्क्वायर। किसका है ये, रिंग के लिए। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जब हम यहाँ रख देंगे तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ से देखें देन इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा। अगर हम ये आई किसके लिए, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पुट करेंगे तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट जाएगा। तो क्योंकि एम भी जो लुढ़क रही है बॉडी, अब हम बॉडी कौन सी ले रहे हैं, रिंग, तो रिंग का मास हो जाएगा आर हो जाएगा, तो ये कटेगा सीधा सीधा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 जी साइन थीटा। ये किसके लिए आया, ये आया रिंग के लिए।
ये रिंग के लिए एक्सेलरेशन आया, इतना एक्सेलरेशन रिंग के लिए काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर सॉलिड स्फीयर ले लूँ, ठोस गोला, सेकंड देखते हैं, सॉलिड स्फीयर ठोस गोला, उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, 2/5 mr² होता है। कैपिटल M भी मान सकते हैं मास को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, स्मॉल m भी रख सकते हो, वो हमारे नोटेशन है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठोस गोले के सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था 2/5 mr²। अब ये वाला जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इसके लिए तुरंत क्या आएगा, देन A इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5, राइट, mr² तो कैंसिल हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो 5/7 g साइन थीटा, तो ये आया इसके लिए एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर। थर्ड देख लेते हैं कोई, सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर 1/2 mr²। ये ठोस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। जब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, A इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस हाफ आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 जी साइन थीटा, ये आएगा। अगर डिस्क ले लें तो डिस्क का भी यही आएगा। अगर यहाँ से कोई डिस्क हम ले लें तो डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस वही होता है क्या, 1/2 mr²। तो सेम इसके लिए भी यही आएगा, A इज इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा। और भी ले सकते हैं यहाँ से, खोखला गोला ले सकते हैं, खोखला बेलन ले सकते हैं, तो उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाते हैं, इसीलिए एक्सेलरेशन भी उनके चेंज हो जाएंगे। एक्सेलरेशन अगर हम देखें किसका ज़्यादा है, एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि जिसके वेग में ज़्यादा परिवर्तन होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। ये वेग में परिवर्तन होने का मतलब ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। अब 2 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद 10 मीटर पर सेकंड, किसी का 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब वेग परिवर्तन किसी में स्लो हो रहा है, किसी में ज़्यादा हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर एक साथ सारी बॉडी को लुढ़का दें तो पहले कौन सा पहुँचेगा, नीचे। तो वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमने देखा कि उसका एक्सेलरेशन कैसे कैसे वेरी कर रहा है। रिंग के लिए जी साइन थीटा तो सबके साथ है, तो ये तो कॉमन है। केवल आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको देखो, ये कितना आएगा 0.5, ये कितना आएगा हल करके 5/7 मतलब पॉइंट लगा के 50 कर दो, 7×7 = 0.7 ना, हाँ मतलब 0.7, एक अंक तक देखो 0.5, 0.7, इसका 0.6, इसका 0.6। यानी कि रिंग को, सॉलिड स्फीयर को और सॉलिड सिलेंडर को अगर तीन को एक साथ लुढ़का दें तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका है, इसका 0.5 है, इसका 0.7 है। किसका ज़्यादा है, रिंग का 0.5, इसका 0.7, इसका 0.6। इसका मतलब ये होगा किसके वेग में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, सॉलिड स्फीयर के, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर के, उसके बाद रिंग के। ये कंपटीशन में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 4 को हमने चीज़ें लुढ़का दी हैं तो सबसे पहले कौन आगे पहुंचेगा। तो ये वाले वहाँ से एनालिसिस जो इसके रिजल्ट्स हैं ये बताते हैं कि कौन सा आगे पहुंचेगा, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ऑफ सॉलिड स्फीयर, ऐसा मीन्स सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर
देन द एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर, और इसका एक्सेलरेशन देन किसका, रिंग का। तो ये इसमें एक क्रम यहाँ से निकल के आ जाता है। सिमिलरली हम बता सकते हैं कि किस में घर्षण बल कैसा काम कर रहा है, घर्षण बल भी बता सकते हैं यहाँ से। तो एक्सेलरेशन मेन इसका हमने डिस्कस किया है, क्योंकि एक्सेलरेशन से ज़्यादा ही कभी कभी ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है। इस वाले को 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा सही है, तो फिर हमें अगर हमें ये आइडिया पता है तो सीधा सीधा इस पर टिक कर देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फिर हमें ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए, तो सीधा हम वहाँ पर ये टिक कर सकते हैं। तो वो पता कब होगा, जब ये दिमाग में होगा सारी कैलकुलेशन। तो ये एक तरीके से रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन था, इसका डेरिवेशन था। कभी कभी पूछ लिया जाता है तो डेरिवेशन पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, उसको देख लेते हैं। एक बॉडी है जो एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस विद 30 राउंड्स पर मिनट। बॉडी घूम रही है, किस रेट से घूम रही है, 30 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से घूम रही है। 1 मिनट में 30 चक्कर के हिसाब से किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 8 जूल, अगर उसकी घूमने की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 8 जूल है, देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। कि एक ये बॉडी है, ये बॉडी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है कोणीय वेग ओमेगा से। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ रोटेशंस दिए हैं, n नंबर ऑफ रोटेशंस क्या है यहाँ पर 30 है, और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 मिनट। 1 मिनट में 30 रोटेशंस वो अपने, अगर यहाँ से ये ऐसे कोई बॉडी है ये, तो इसको घुमा रहे हैं बार बार, तो ये इस तरह से अपनी एक्सिस के अबाउट 1 मिनट में कितने 30 रोटेशंस यहाँ पर ये घूम रही है। अगर इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है के आर इसको हम बोल रहे हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 8 जूल है, देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़ता आघूर्ण, उसका कैलकुलेट करो। आई से दिखाते हैं इसको। तो अब ये कौन से इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर हम उसको कैसे हल करेंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या दिया है, और फिर हमें फॉर्मूला वो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था K इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला था एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ओमेगा क्या है यहाँ पर, ये कोणीय वेग है, और ओमेगा इज इक्वल टू एक तरीके से होता है 2 पाई n भी होता है, n इक्वल टू 1/t भी होता है आवर्तकाल के पदों में। n क्या है, ये उसकी आवृत्ति है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड होता है। ये कहीं कहीं हम इसको ये भी दिखा देते हैं, f से भी दिखा देते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड। तो f क्या, अब यहाँ से f क्या निकाल सकते हैं, ये f क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड। तो टर्न्स कितने, राउंड कितने 30, लेकिन ये तो मिनट में दिया हुआ है, तो सेकंड में बदल देंगे तो 60 कर देंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड, यानी कि क्या हुआ यहाँ पर 1/2 पर सेकंड राउंड्स आ गए। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकाल सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पर 2K अपॉन ओमेगा स्क्वायर, या 2K अपॉन 2 पाई f और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से इसको 2K 8 जूल दिया है, ये अपॉन में यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14, या 22/7 भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इनटू में यहाँ पर क्या होगा f इज़ 1/2 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 2 से तो 2 कैंसिल होगा,
और इसको यहाँ से हल किया जा सकता है, और जो भी आंसर आए ये उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एमआर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट यहाँ से आएगी। तो इसको कैलकुलेट करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल करने आने चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं और कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको देख लेते हैं। ये 1 था। एक अर्थ, ये पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है, ये अर्थ है, और पृथ्वी का जो मास है वो मान लिया m यहाँ पर है, और इसकी रेडियस क्या है r है, और इसको ठोस गोला माना गया है। पृथ्वी को क्या माना गया है, एक ठोस गोला मान के चलिए, स्फेरिकल बॉडी मान के चलिए, जिसका मास m है और रेडियस r है, और ये अपनी एक्सिस के अबाउट एक कोणीय वेग ओमेगा से यहाँ पर रोटेट कर रही है, घूम रही है, एक्सिस के अबाउट घूम रही है। पृथ्वी 2 तरीके के चक्कर लगाती है, एक तो सूर्य के चारों तरफ लगाती है जिसको हम कक्षीय चाल कहते हैं, और एक स्पिन भी करती है अपनी एक्सिस के अबाउट। तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट कोणीय ओमेगा वेग से घूम रही है, और यहाँ पर इसका मास m माना गया है पृथ्वी का, रेडियस इसकी r मानी गई है, ठीक। और इसके लिए इसका कोणीय संवेग कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। अगर इस अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने का आवर्तकाल कैपिटल T हो, T इज द टाइम पीरियड या आवर्तकाल जिसको हम बोलते हैं, T आवर्तकाल है पृथ्वी का अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने का, कोणीय वेग ओमेगा से ये घूम रही है, और यहाँ पर m इसका मास है, r पृथ्वी की त्रिज्या है, और इसको ठोस गोला मान के आप अगर चलें तो इसका कोणीय संवेग कितना होगा, पृथ्वी का कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आवर्तकाल के पदों में ज्ञात करो। तो पृथ्वी के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है, एक पिछली या इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो L होता है, और L इजिकल टू आई ओमेगा होता है, L इजिकल टू आई ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ठोस गोला अगर हमने माना है तो उसका होता है 2/5 mr स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ठोस गोले का। और पृथ्वी को हमने ठोस मान लिया है तो उसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, 2/5 mr स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, इसको टाइम पीरियड के टर्म में हमें बदलना है। ओमेगा बराबर होता है 2π/T, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। T बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, या ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, आवर्तकाल की टर्म में है ये, उसका कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसके पुट कर सकते हैं, और कोणीय संवेग क्या आ सकता है, ये 2/5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और इनटू में यहाँ से ये 2π/ में क्या T। तो इस तरह से इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, या 2 दूनी यहाँ पे 4 कर सकते हैं, 4/5 π/mr²/T। तो ये फॉर्मूला आएगा। और न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, उसकी पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, आवर्तकाल भी हमें पता है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस के अबाउट, हमें पृथ्वी का द्रव्यमान भी पता है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बता सकता है कोई भी, 6400 किलोमीटर उसकी त्रिज्या होती है, और एक चक्कर घूमने में जो पृथ्वी अपनी एक्सिस के अबाउट लगाती है वो कितना लेती है, 24 घंटे। 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। तो यहाँ से उसका कोणीय संवेग निकाला जा सकता है अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़े तो। अब यहाँ से उसकी यूनिट क्या रखेंगे, कोणीय वेग की, कोणीय संवेग की, सॉरी, फॉर्मूले से बता सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या सेकंड, ये लग सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड, ठीक है। तो ये यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है। तो ये एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड हम कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हमारे पास आने चाहिए। थोड़ा सा मैं और भी आपको असाइनमेंट के तौर पे उसको दूंगा कि कैसे